नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसमें आप लोगों ने देखा पिछला लगातार 1-3 वीडियो आपके एसआई के जितने भी पुराने पेपर हुए वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो उसी आधार पे आपका नेक्स्ट वाला पेपर सॉल्व हो रहा है, जिसमें से आपके 40 प्रश्न हैं और आपको देखने से ये भी पता चल जाता है कि आपके प्रश्न किस आधार पे आ रहे हैं। तो ये भी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपके रचनाएं व्याकरण से संबंधित सबसे अधिक प्रश्न हैं। तो सबसे जो प्रश्न नंबर संख्या 1 है उसमें दिया गया है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन कौन सा विशेषण है। तो नंबर 1 दिशा बोधक, दूसरा स्थान बोधक, तीसरा अवस्था बोधक और चौथा आकार बोधक है। इसमें क्या होता है कि जब संज्ञा वाले शब्द में जातिवाचक संज्ञा हो, उस तरह के संज्ञा वाले शब्द में जब विशेषण बना दिया जाता है तो वो अपने आप वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको विशेषण का बोध होने लगता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये चीन के लोग की भाषाओं को क्या बोलेंगे, चीनी, मद्रास वालों को मद्रासी, बिहार की भाषाओं को हम क्या कहेंगे, तो बिहारी। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें हमें किस विशेषण का बोध हो रहा है। इसमें देखेंगे कि स्थान बोधक, यानी कि स्थान का बोधक है। अगर आपके पेपर में आ भी जाता है तो कौन सा विशेषण है। और ये ध्यान में रखिएगा कि अगर अंत में ह्रस्व दीर्घ ई जुड़ा हुआ है तो वह शब्द विशेषण ही होता है। 2 चीज आपने जाना कि अगर किसी भी शब्द के व्यक्तिवाचक शब्द, जातिवाचक कोई भी शब्द हो, उसमें अगर ई जुड़ा हुआ है तो विशेषण शब्द कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है आपके मुहावरे से। आप देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि अंगार सिर पर धर लेना दिए गए विकल्पों में मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। कि अंगार सिर पर धर लेने का अर्थ होता है कठिन विपत्ति सहना, विनाशकारी बन जाना, दूसरे को डराना या मरने को उद्यत होना। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या सही होगा। तो अंगार सिर पर धर लेने का अर्थ होता है कि अंगार सर पर यानी कि कठिन विपत्ति सहना। तो लोग बोलते हैं ना, तो मुहावरे का मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर लेके अगर मुहावरा सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सही हो जाता है। तो इसमें आपने देखा तो प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 इसमें कह रहा है कि राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में लोकोक्तियों का चयन करिए। पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, बहुत सारी बातें करना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, राई इकट्ठा करना। तो आपको बताना ना, आप लोग भी बोलते हैं कि राई का पहाड़ बना देना, यानी कि बहुत सी छोटी बात को बहुत बड़ा बता देने का अर्थ में यहाँ पे सबसे सही आपका क्या है कि छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है। चौथा प्रश्न है आपका। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बीरबल के मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसमें आपको सही सोचते रहते थे ये गलत है कि कुछ दरबारी या बीरबल के मुसीबत में फंसाने के तरीके। तो पहली बात तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्रश्न सही शब्द वाक्य होना चाहिए इसमें दिए गए कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत गलत लिखा है। जब कभी भी आपको वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि हो तो आपको शब्दों पर भी बारीकी ध्यान देना होता है कि सही क्या है। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, सी वाला, बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न संख्या जो है आपकी प्रश्न संख्या 5 है, यानी कि अब आपको व्याकरण से संबंधित देखिए प्रश्न आ रहा है कि दिए गए विकल्पों में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो सुनसान, कस्बा, नगर, अरण्य। अगर आपको पता होगा कि जंगल का पर्यायवाची आप पढ़े हैं तो जंगल के पर्यायवाची में सबसे से अरण्य क्या होता है, जंगल का पर्यायवाची
होता है। इसी के आधार पे कांतार, बीटा आदि बहुत सारे इनके आते हैं। तो और जंगल शब्द एक ऐसा है कि इसका पर्यायवाची बहुत सबसे अधिक पूछा भी जाता है। यहीं पे एक भी जान लेते कि अगर आपको पानी का पर्यायवाची याद है तो पानी वाले पर्यायवाची शब्द में अगर आप जा जोड़ देंगे तो वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, और अगर धी जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, और अगर पानी वाले शब्द में ही दा जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची होगा। यानी कि एक ही पर्यायवाची याद करने से आपके 3 पर्यायवाची और कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। अगले प्रश्न संख्या 6 है। सुयश का प्रश्न संख्या, इसमें पूछा गया है कि सुयश का पर्यायवाची क्या है। तो सुयश का पर्यायवाची बताना है। सुकीर्ति होगा कि उत्पात होगा कि सृजन होगा कि दिक होगा। इसमें आपको बताना है कि सुयश यानी कि सुयश का पर्यायवाची पूछा है तो आप ये जान ही सकते हैं। यश कीर्ति के अर्थ में आता है, सु माने सुंदर के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा कि सुयश का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा, सुकीर्ति होगा। आगे वाले प्रश्न संख्या 7 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो कसा न बिहस सका। इस दोहे में कौन सा, यानी कि ऐसी अद्भुत बेला आई है जिसमें ना रो सका ना हम बिहस सके ना हंस सके। दोहे में कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार, विपसा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक उपमा अलंकार। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आई ऐसी अद्भुत बेला, यानी कि जो ऐसी बेला आई बहुत अद्भुत अनोखी थी, लेकिन ऐसी थी कि ना उसमें हम ना हंस सके ना रो सके। यानी कि जिस काव्य में पढ़ते समय विरोध होते हुए भी, यानी कि विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास होता हो, उसे हम विरोधाभास कहते हैं। तो इस पंक्ति में वही परिलक्षित होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि यह रास्ता दुर्गम हो सावधानी पूर्वक चलो। वाक्य में त्रुटि है। क्या त्रुटि है, इस शब्द को आपको बताना है कि यह शब्द सही है। यह रास्ता दुर्गम है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दुर्गम है सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में तो आपको वर्तनी शुद्धि के शब्द यानी कि वर्तनी शुद्धि भी याद करना है कि दुर्गम। और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे भी जाते हैं आपके। प्रश्न संख्या 9 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। 2 चीजों का मिश्रण, तीतर और बटेर मिलाकर खाना, बेमेल चीजों का मिश्रण करना, आधा आधा खाना। आप लोग भी देखते रहिए, अपने से करते रहिए। देखिए आप सबसे सही उत्तर कितने प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, 40। अगर एसआई का पेपर देना है तो आपके दोनों चीज यहाँ पे मालूम हो जाएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और जितने पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं सेम जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं सब में उतने ही संख्या में प्रश्न हैं। आपके अलंकार से, पर्यायवाची से, लोकोक्ति से, मुहावरे से, जितने भी साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछा, किसमें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, विशेषण से, संज्ञा से, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे बताइए कि आधा टीटर आधी बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बेमेल चीजें का मिश्रण होना, यानी कि मेल ना हो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि मधुशाला के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं और हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा तो मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो रचना है वो हरिवंशराय बच्चन की है। इनकी रचना जो क्रमशः मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत आदि रचनाकार हैं, जिसमें से इनके 2 चट्टाने एक रचना है जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो हरिवंशराय बच्चन इसमें आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की जो पहली रचना है उसमें इनको चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी की यामा जो सबसे निहार रस्म नीरजा जिसका संकलन हुआ है उसमें इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सूरदास
आपके भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि आपके रचनाकार किस रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला है या किस सन में मिला है, और जनरली जो करंट में भी हैं। ये सब आपके प्रश्न रचना से संबंधित कम से कम मिला के 5 प्रश्न आपके आते ही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, और जितने कवि हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ये छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के अंतर्गत आते हैं। महादेवी वर्मा भी छायावाद में आती हैं। हरिवंश राय बच्चन छायावाद के आगे आपका आता है, हालावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत आते हैं। सूरदास जी आपकी पूछा जाता है, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ये किस काल के कवि हैं। एक आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है किस कवि के नाम से किस युग का नाम पड़ा। तो भूडोल का अर्थ क्या है, आपका जो प्रश्न है। भूडोल का अर्थ, भूडोल का आपको अर्थ बताना है। तो भूडोल का अर्थ क्या होगा, तो इसमें से जो दूसरा वाला ऑप्शन था वह क्या था, जल जल जला होगा कि सुमेरन होगा कि देवांगना होगा कि भीतर होगा। तो भूडोल का जो अर्थ होता है वो जल जला होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या आपका क्या है, प्रश्न की संख्या 12 है। ये भी देखिए आपके मुहावरे से ही प्रश्न है कि काठ का होना, काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। निश्चेष्ट होना, स्तब्ध होना, सचेत होना या मूर्ख होना। तो आप जल्दी जल्दी बताइए कि प्रश्न संख्या 12 का क्या आंसर सही होगा। तो इसमें क्या होगा, काठ होने का मतलब है कि स्तब्ध होना। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। आपको इसी में से ढूंढना है। मैं अध्यक्ष डैश डैश आपके निर्णय पर पुनर्विचार करने का डैश डैश निवेदन करता हूँ। इसमें सही शब्द का चयन करना, को या के लिए, को पर को का। तो मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ या करती हूँ, जो भी होगा। इसके बाद प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 14 है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कमल शब्द में कौन सा अलंकार है। अब आप ये ध्यान में रखिए कि आपका अलंकार का दूसरा प्रश्न है। अब ये जान लीजिए कि अलंकार से कितने प्रश्न पूछे गए। दूसरा प्रश्न आपका अलंकार से आगे, यानी कि अलंकार से 2-3 लगभग आते हैं। तो कमल शब्द का, तो चरण कमल बंदो हरि राई। तो इसमें क्या किया गया है कि कमल को, चरण को कमल का आरोप लगा दिया गया है। तो आरोप लगाने के अर्थ में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा कमल में। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जनु जानो मनु मानो, यानी कि संभावना बतलाई जाती है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक के अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कनक कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय। सलेश अलंकार में क्या होता है, शिलिश चिपका हुआ एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 15 है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। देखिए लोकोक्तियों से प्रश्न है, यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे से आपके काफी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। उच्च लक्ष्य पर चलना, हरि के भजन में मस्त होना या कपास ढूंढना। तो आए थे हरिभजन को ओटन, यानी कि किसी काम से आए थे और करने लगे दूसरा, यानी कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए चले थे वो ना मिलने की वजह से दूसरा कार्य प्रारंभ करना, यानी कि उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 16 है, सौम्यता का नारी का सच्चा, सौम्यता ही नारी का सच्चा डैश डैश है क्या, श्रृंगार, सौंदर्य, आभूषण या ये श्रृंगार। तो आपके वर्तनी दृष्टि से इसमें जो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 16 का, उसमें क्या हो जाएगा,
श्रृंगार होगा, लेकिन देखिए वर्तनी की दृष्टि से गलत टाइप हुआ, आपके पेपर में पूछा भी जाता है। तो आपका श्रृंगार कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। यानी कि सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या है? श्रृंगार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 17 में दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें तो सही शब्द का चयन करना है। तो रोहन को समाज कल्याण कार्य में डैश डैश योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर डैश डैश था। आप लोग जल्दी जल्दी देखिए कि इसमें 17 का क्या आंसर सही होगा। तो 17 में क्या होगा? दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन करना। भरपूर या संदेह, बेहद, युद्ध, जीतोड़, अटूट या अथक विश्वासघात। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर क्या था? संदेह था, संदेह था। तो आपने देखा कि इसमें आंसर क्या सही है? आपका प्रश्न संख्या आपका ए वाला 17 का ए सही है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया कि किस वर्ष उनकी लेखक और उनकी कृति के लिए यहाँ पे गलत है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था। तो सन 1955 से सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर दिया गया था। और ये भी ध्यान में रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना हिम किरीटिनी भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी दिया गया था, हिम तरंगिणी पर दिया गया था, ना कि हिम किरीटिनी पर। तो हिम तरंगिणी पर 1955 में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था और ये राष्ट्रीय काव्यधारा के भी कवि थे। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। डैश डैश ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, डैश डैश आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। तुम ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, या मैं, तुम और मैं जो, मैं की, या हम जो। तो इसमें आपको सही शब्दों का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 20 में प्रश्न में पूछा क्या गया है कि 20 में दिए गए विकल्पों को शुद्ध वाक्यों का चयन करना है कि मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम श्री मोहन है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन जी है। अब आपको बताना है इसमें सही क्या है। तो आप अपना नाम कैसे बताते हैं? श्री लगा के बताते हैं कि जी लगा के बताते हैं? आप ऐसे भी देख के पता कर सकते हैं कि इसमें सबसे सही सटीक क्या है। तो आप बताते हैं मेरा नाम क्या है, तो यानी कि इसमें सबसे सही शुद्ध क्या है कि मेरा नाम मोहन है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 संख्या जो दिया गया है उसमें पूछा गया कि सतसई के लेखक के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जो बिहारी जी। तो इसमें नाम बढ़ा चढ़ा के दिया, पूरा नाम दे दिएगा कि बिहारी लाल चौबे। सतसई जिसमें 719 दोहे थे और रीतिकाल के एक कवि थे। आपसे पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल के 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है। तो बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। और एक प्रश्न आपके रीतिकाल से और बनता है कि पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल में कौन से ऐसे कवि थे जो वीर रस में रचना किए। तो श्रृंगार परक रचनाएं ज्यादा किए थे। तो वीर रस के रचनाकार आपके क्या होते हैं? भूषण आते हैं। तो रीतिकाल के कवि हैं। तो ये रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। बिहारी लाल या चौबे कहिए या सिर्फ बिहारी कहिए। तो ये सतसई के लेखक कौन है? इसमें बिहारी। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। 22 में दिया गया है कि सुबह चिड़िया चहचहाने लगती हैं। वाक्य में क्या है? सामान्य वर्तमान है,
अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है या सामान्य। आप जब वर्तमान यानी कि आप बता रहे हैं कि सुबह क्या करती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, तो यानी इस काल की जो हम कार्य कर रहे हैं तो ये क्या है, वर्तमान काल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, यानी कि सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार में, इस यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक है, अनुप्रास है, यमक है कि छे का अनुप्रास होना चाहिए, यहाँ पे छे का अनुप्रास। तो यहाँ पे देखना है कि सजना है, कभी कभी आपसे पूछे तो पहले का क्या अर्थ है दूसरे का, जब एक ही वाक्य में एक से अधिक शब्द और प्रत्येक बार अर्थ हो तो यहाँ पे आपका क्या है और इस सजना का अर्थ क्या है आपको बतलाना है। यानी कि कुल मिलाकर के आपने देखा कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसका आपका क्या हो गया, यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, पहले का जो होता है वो श्रृंगार के अर्थ में होता है और दूसरा जो होता है नायक के लिए होता है। तो यानी कि श्रृंगार और सजना नायक के लिए करना। तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो है इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं 24 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी क्या है। तो चीर का अर्थ होता है क्या है, प्राचीन, वस्त्र, चीड़ या चीरना। तो चीर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगला चलते हैं कि देखते 25 क्या कह रहा है। 25 संख्या बता रहा है कि उस डाली पर एक तोता बैठा, वाक्य में प्रयुक्त काल विभाजन काल पहचानना है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि चिड़ी उस डाली पर एक तोता बैठा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 25 का बैठा है तो वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। भूतकाल की क्या होगा, पूर्ण भूत का मतलब होता है कि जिसको कई साल, जैसे आपसे पूछा जाता है कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन है, यानी कि बीते हुए की बात होती है, इसमें पूर्ण वर्तमान सही होगा। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। पूछा गया है कि समाचक का यहाँ पे सही शब्द होना चाहिए समाचार, समाचार का बहुवचन। तो समाचार का दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन है, समाचारों, अनेक, समाचार या समाचार पत्रिका या तो समाचार। तो इसका जो आपका आंसर सही होगा तो समाचार का समाचार ही होगा, इसका बहुवचन नहीं बनता। जैसे प्राण, अक्षर, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि होते हैं तो समाचार, इसमें कोई बहुवचन नहीं है। समाचारों, अनेक समाचार, समाचार पत्रिका, ये सब गलत माने जाएंगे व्याकरणिक दृष्टि से। नेक्स्ट संख्या चलते हैं, अतिवृष्टि का विलोम। अब आपको अतिवृष्टि का विलोम ढूंढना है, सही विकल्प का चयन करना है। अनिवृष्टि होगा कि अनावृष्टि होगा कि अनवृष्टि होगा कि अतिवृष्टि होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा। प्रश्न संख्या 28 पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है, सदैव एक वचन होता है कि ये बहुवचन होता है, इसमें आपको बताना है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, सदैव एक वचन है कि बहुवचन है, कि सदैव बहुवचन में होता है कि एक वचन होता है। तो आने वाला क्षण सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है कि राम राज्य में भी प्रजा दुखी था। इस दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। यानी कि प्रजा में क्या आप लगाएंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा, प्रजा लोग, प्रजा वर्ग या प्रजा या प्रजाजन। तो यहाँ पर जो सही होगा लोग, वैसे ही बहुवचन, यानी कि इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा कि राम राज्य में भी प्रजाजन दुखी
थे जब बहुवचन बनेगा तो। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिर आपके अलंकार से संबंधित ही है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में चा और ला की आवृत्ति आई है, तो इसके आधार पर इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास रूपक। जब आवृत्ति की बात कर दी तो यहाँ पर आपका जान ही जाते हैं कि आप शब्द अलंकार का भेद, अनुप्रास अलंकार जिसके 5 भेद होते हैं, तो चा की आवृत्ति आ जाए तो वहां पर वृत्यानुप्रास यानी कि अनुप्रास अलंकार है इसके अंतर्गत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करिए। निरर्थक, निरंतर निवेदन करना, वेसुर गायन या विरह गीत होगा। तो निरर्थक। अरण्य रोदन, अरण्य जंगल का प्रवृत्ति, जंगल में रोने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जंगल में कोई तो सुनने वाला है नहीं, तो अरण्य रोदन यानी कि यह रोदन कैसा होगा आपका? निरर्थक होगा। प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 में दिया गया है कि वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? धरती है, चंद्रमा है, सुधा है या प्रकृति है? तो वसुधा जो है वो धरती का पर्यायवाची है। इसमें आपका प्रश्न 32 का ए वाला सही होगा क्या? धरती। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। 33 का दिया गया कि चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो ईचू, यसा, नाम, तालु। वर्ष व्यंजन, वर्ष वर्ण, कंठ, तालव्य, दंत। तो इसमें से आपको आंसर छांटना है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? तालु, यानी कि ई का दीर्घ ई। चा वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया और आपका या और सा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। दंत में लितुलसा, नाम, दंदा, ली, ता, था, दाधा, ना और दंती सा का उच्चारण होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा के अंतर्गत आता है। और ना, जा आपका दंती सा, रा और ला ये वर्ष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत चा वर्ग का क्या हो जाएगा? चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द का जो चयन करना है, इसमें दुपट्टा, हीरा, प्रकृति और फुलका। इसमें आपको ढूंढना स्त्रीलिंग शब्द। तो 34 का आपका क्या हो जाएगा? प्रकृति। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है कि आपको दिए गए वाक्यों में से सही शब्द का चयन करें या रिक्त स्थान भरें। डैश डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। कैसे? प्रारब्ध, अधिकांश, सहस्त्र या समकक्ष। तो अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, सियाराम शरणगुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु या रामधारी सिंह दिनकर। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और आपसे अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य जगत में सबसे पहले सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की, और उनकी पहली रचना ही मैला आंचल ही है। दूसरा प्रश्न आप देखते हैं 37 वाला। 37 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 37 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव आपको ढूंढना है। तो ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? तो बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा। तत्सम का तद्भव आपको ढूंढना है, तो इसका बड़ा हो जाएगा। देवर का द्विगुण हो, देवर का क्या हो जाएगा? द्विवर यानी कि 2 वर। और पुत्र का क्या हो जाएगा? कपूत। इसका ये तद्भव है। ज्येष्ठ का तद्भव है बड़ा, और देवर का तत्सम क्या है? द्विवर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे। प्रश्न 37 आपने इसमें एक चीज देखा कि आपके जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए साई वाला जो पेपर था, इसमें सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे गए आपके अलंकार से। आपको पढ़ना क्या इसमें सबसे ज्यादा? अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति,
मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, काल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं, पुल्लिंग से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे अधिक आपकी रचना। तो इन सब टॉपिक से आपके तद्भव दर्शन, तत्सम तद्भव जो भी आपके प्रश्न है, तो आपने देखा कि इन सब